मेरा नाम एल्विरा है और कई सालों तक मैं उस आवास की सिर्फ आया थी जिसमें मैं एक टूटा-फूटा सूटकेस, उधार लिया हुआ कोट और नौकरी पाने की उम्मीद के साथ प्रवेश करती थी, जिससे मुझे किराया चुकाने और अपनी मां को कुछ पैसे भेजने में मदद मिलेगी, जो बीमार थीं। मैं 24 साल का था जब मैंने उस भव्य अंधेरे ईंट के घर की घंटी बजाई, जो एक परिष्कृत पड़ोस में स्थित था, उस दुनिया से बहुत दूर जिसे मैं तब तक जानता था। दरवाज़ा बिना कुछ कहे खोला गया, चेहरे पर दर्द के निशान थे, जैसे एक खूबसूरत युवा महिला, एक बच्चे की माँ जो उसी दिन पैदा हुई थी, अभी-अभी वही मर गई थी। यह श्री ओटावियो ही थे जिन्होंने साक्षात्कार के लिए मेरा स्वागत किया। मैं कभी भी ज़्यादा बात करने वालों में से नहीं रहा। उन्होंने मेरी ओर गंभीरता से देखा और पूछा कि क्या मुझे अनुभव है। मैंने हाँ में जवाब दिया। मैंने उससे कहा कि मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, मैंने शादी नहीं की है, कि मैं एक प्रशिक्षु के रूप में काम कर सकता हूँ, कि मुझे बिना आराम के कई दिन बिताने में कोई आपत्ति नहीं है। उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। उसने कबूल किया कि उसे तत्काल किसी की ज़रूरत है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि नवजात शिशु के साथ क्या करना है। वह मुझे उस कमरे में ले गया जहाँ बच्चा सो रहा था। एक खाली बिस्तर के बगल में एक छोटा सा विकर पालना था। उसके अंदर, हल्के नीले कंबल में लिपटा हुआ, एक छोटा लड़का सोया हुआ था, जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं और उसके छोटे-छोटे हाथ मुट्ठियों में बंधे हुए थे। उसका नाम जूलियानो था। मैं उस घर में 16 साल तक रहा। शुरुआती दिनों में, मैं रसोई के बगल में एक छोटे, तंग कमरे में सोता था, जिसकी दीवारें पतली थीं और एक छोटी सी खिड़की थी जो भीतरी आंगन की ओर देखती थी। मैं बच्चे को दूध पिलाने, उसके डायपर बदलने और उसके रोने पर उसे शांत करने के लिए हर कुछ घंटों में उठती थी। श्री ओटावियो ने लंबे समय तक कार्यालय में बंद रहकर समय बिताया। हमने बमुश्किल बात की। वहाँ एक रसोइया था जो सुबह आता था और एक सफाई करने वाली महिला सप्ताह में 2 बार आती थी, लेकिन मैं ही वह थी जो घर में सबसे अधिक समय बिताती थी। समय के साथ, मैंने जमीन की आवाज़ें, पड़ोसियों के कार्यक्रम, ठंड के दिनों में लकड़ी की चरमराहट सीखी, उस जगह के हर विवरण ने मुझे इसके साथ घनिष्ठ बना दिया। जैसे-जैसे महीने बीतते गए, जूलियन ने मुझे माँ करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने इसे ठीक करने की कोशिश की। मैंने समझाया कि उसकी माँ एक अच्छी महिला थी, कि वह अब स्वर्ग में है, और मैं सिर्फ एल्विरा थी। लेकिन उसने जिद की, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे बड़ी, काली आंखों से देखा और इतनी कोमलता से मुझे माँ कहा कि मेरा दिल फट गया। मेरे पास उसका खंडन करने की ताकत नहीं थी, इसलिए मैंने उसे सुधारना बंद कर दिया। मैं उसकी देखभाल करने, हर सुबह उसका चेहरा देखने, बगीचे में दौड़ते समय उसकी हंसी सुनने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। श्री ओटावियो ने मुझ पर भरोसा करना शुरू कर दिया। जब मैं काम के लिए यात्रा करता था तो पूरे दिन के लिए मैंने जूलियन को अपनी देखभाल में छोड़ दिया। कभी-कभी रविवार को हम साथ में कॉफी पीते थे और जूलियन के बारे में बात करते थे, वह कैसे बड़ा हो रहा था, कैसे उसने जल्दी पढ़ना सीख लिया था। उन्होंने मेरे साथ कभी नौकर जैसा व्यवहार नहीं किया। समय के साथ, मेरे कहे बिना ही मेरा वेतन बढ़ गया। उसने मुझे ऊपर लड़के के कमरे के बगल में एक बड़ा कमरा देने की पेशकश की। एक विशेष रूप से कठोर सर्दियों में, जब उन्होंने मुझे ठंड से कांपते देखा तो उन्होंने मुझे एक महंगा कोट दिया। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। मैं बस वही रहना चाहता था। मैंने जूलियन का ऐसे ख्याल रखा जैसे वह मेरा अपना हो। जब उसे बुखार था, जब उसके पहले दांत आए थे, जब वह पहली बार रेंगा था, तब मैं उसके साथ था। मैं ही थी जिसने उसे सिखाया कि कैसे बोलना है, कैसे कपड़े पहनना है, कैसे अपने जूते बांधना है। वह घर पर स्कूल की बैठकों में जाते थे, जब उनके पिता उपस्थित नहीं हो पाते थे। स्कूल के कार्यक्रमों में, जूलियन सीधे मेरे पास दौड़ता था। उसने मेरे लिए बचकाने अक्षरों में माँ शब्द लिखे हुए कार्ड बनाए। तूफानी रातों में, वह मेरे बगल में लेट जाता था और मुझसे कहता था कि मैं उसे कभी न छोड़ूं। मैंने वादा किया कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा, उस घर में जो जीवन मैंने जिया, उसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा जीवन नहीं था। मैं बाहर नहीं गया, मैंने कपड़े नहीं खरीदे, मैं सिनेमा नहीं गया, मैं दोस्तों से नहीं मिला। मेरा अस्तित्व उस बच्चे के इर्द-गिर्द घूमता था, उसकी दिनचर्या, उसका भोजन, उसकी पढ़ाई। हर साल उनके जन्मदिन पर मैं घर का बना केक बनाती थी। यहाँ तक कि जब घर पर पेस्ट्री शेफ और भव्य पार्टियों का कब्जा हो जाता था, तब भी वह मेरे नारंगी केक का ऑर्डर देता था। मैंने सारे कार्ड और चित्र एक जूते के डिब्बे में रख दिए। यह जानना कि उस स्नेह का प्रतिदान मिला, मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। इससे मेरे जीवन को अर्थ मिला।
जब जूलियन 12 वर्ष का हुआ तो श्री ओटावियो ने एक युवा, सुंदर, मधुर आवाज वाली सुगंधित महिला के साथ रिश्ता शुरू किया। मैंने शुरू से ही नोटिस किया। एक दिन उसने मुझे फोन किया और कहा कि उसे मुझसे बात करनी है। उसने मुझे बताया कि वह शादी कर रहा है और कुछ बदलाव आ रहे हैं। मैंने चिंता नहीं की। मैंने सोचा कि जब तक जूलियन मुझसे प्यार करता है तब तक और कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि नई पत्नी मुझे वहां नहीं चाहती थी। यह पहले क्षण से ही स्पष्ट था। उसने विनम्रता का भाव बनाए रखा लेकिन मेरी नजरों से बचती रही। धीरे धीरे इसने उस स्थान पर कब्जा करना शुरू कर दिया जो पहले मेरा था। उन्होंने शेड्यूल बदल दिया, घर की दिनचर्या को फिर से डिजाइन किया, नए नियम लागू किए। उन्होंने मेरे खाने की आलोचना की, मेरे जूलियन के कपड़े पहनने के तरीके पर सवाल उठाया, कहा कि हम बहुत ज्यादा बातें करते हैं। उन्होंने मुझसे बिना बुलाए दोबारा कमरे में न आने को कहा। उसने मेरे घंटे सीमित कर दिए, मेरी चाबियां एकत्र कर लीं। एक दोपहर तक श्री ओटावियो ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया। उन्होंने मेरे वर्षों के समर्पण के लिए मुझे धन्यवाद दिया, मुझे एक अनुशंसा पत्र, पैसों से भरा एक लिफाफा दिया और कहा कि अब मेरी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने समझाया कि जूलियन ठीक है और वे एक नौकरानी को काम पर रखेंगे। यह ऐसा था मानो मेरी आत्मा मेरे सीने से छीन ली गई हो। मैं उसके सामने नहीं रोया। मैंने अपना सामान इकट्ठा किया, जूलियन को कसकर गले लगाया और चला गया। उसने मुझे बुरी तरह गले लगाया और मुझसे न जाने की विनती की। उन्होंने कहा कि वह किसी और को नहीं चाहते। मैंने वादा किया कि मैं ठीक हो जाऊंगा, कि मैं उसे लिखूंगा कि एक दिन हम फिर मिलेंगे। लेकिन उन्होंने कभी मेरे पत्रों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने मेरी कॉल का जवाब देना बंद कर दिया। घर दुर्गम हो गया। मैं बिना बच्चों, बिना घर, बिना दिशानिर्देश वाली महिला बनकर वापस चली गई। उस घर को छोड़ने के बाद दिन खाली खाली लगने लगे। जूलियन का नाश्ता तैयार किए बिना, अपने कपड़े मोड़े बिना, अपने कर्तव्यों की समीक्षा किए बिना जागना मेरे भीतर एक गहरा खालीपन छोड़ गया। मैं हफ्तों तक सड़कों पर भटकती रही, लैंप पोस्टों पर लगे विज्ञापनों को देखती रही, घर घर जाकर अपनी सेवाएं देती रही, इनकार सुनती रही, संदिग्ध निगाहों से देखती रही, दर्दनाक सवालों का सामना करती रही कि मेरी उम्र की महिला के पास परिवार क्यों नहीं है। मुझे कोई सांत्वना नहीं मिली। नहीं मैं जूलियन से दोबारा मिला। मैंने उन्हें कई पत्र लिखे। पहले वाले लंबे, स्नेहपूर्ण, कहानियों से भरे हुए थे, जैसे कि हमारे बीच कुछ भी नहीं बदला है। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने क्या पकाया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कुछ चीजें देखीं तो उन्हें उनकी याद आ गई। उन्होंने उन चित्रों के बारे में बात की जो उन्होंने अभी भी रखे हैं, उन कहानियों के बारे में बात की जो उन्होंने सोने से पहले सुनाई थीं। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैंने दूसरा लिखा, फिर तीसरा। धीरे धीरे अक्षर छोटे, शुष्क और कम आशावादी होते गए। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने उन्हें पढ़ा, क्या उसकी सौतेली माँ ने उन्हें छुपाया, क्या उसके पिता ने उसे जवाब देने से रोका, क्या उन्होंने मुझे उसके जीवन से मिटा दिया था। समय बीतता गया। मेरे पास अभी भी मुआवजे की कुछ रकम बाकी थी। मैं जहां तक संभव हो सका फैला। मैंने एक सस्ते बोर्डिंग हाउस में एक कमरा किराए पर लिया, जिसमें कोई खिड़की नहीं थी, कागज जैसी पतली दीवारें थीं, जहां से आप बाहर की हर चीज सुन सकते थे। मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और कल्पना की कि मैं वापस दूसरी मंजिल पर लिविंग रूम में हूँ और जूलियन को जोर से पढ़ते हुए या उसके पसंदीदा गाने गुनगुनाते हुए सुन रहा हूँ। मैं इन यादों से ऐसे चिपक गया जैसे कोई भटका हुआ व्यक्ति धारा के बीच में मलबे से चिपक गया हो। मुझे एक अस्पताल में सफाईकर्मी की नौकरी मिल गई। लंबे घंटे, कम वेतन, खुरदरी वर्दी, तेज गंध। फिर भी मैं हर सुबह जाने के लिए जगह पाने के लिए आभारी था। वह चलता रहा, फर्श साफ करता रहा, गंदी चादरें उठाता रहा, दालान से गुजरते हुए उदासीन चेहरों को देखता रहा। मैं चीखों, दर्द, खामोशी की दिनचर्या का आदी हो गया हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर वह अभी भी किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा था। एक दिन एक डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या मेरे बच्चे हैं। मैंने उत्तर दिया नहीं। मुझे नहीं पता कि किस बात से अधिक दुख हुआ, झूठ बोलना या यह स्वीकार करना कि मैंने एक माँ के रूप में एक बच्चे का पालन पोषण किया और फिर उसे खो दिया। कुछ साल बाद मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई। उसका नाम एडुआर्डो था। वह एक विधुर था और अस्पताल के पास एक इमारत में दरबान के रूप में काम करता था। काम के बाद हम बातें करने लगे। उन्होंने मुझे कॉफी ऑफर की, अपनी बेटी के बारे में बात की जो दूर रहती थी।
वह एक शांत व्यक्ति थे, कोई बड़ा दिखावा नहीं था, लेकिन दयालु नजर वाले थे। बहुत समय बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे साथ है। हम एक साथ चले गए। यह कोई जबरदस्त जुनून नहीं था, लेकिन एक ईमानदार उपस्थिति थी। मुझे उसकी कंपनी की आदत हो गई है। मुझे जूलियन, न अतीत न अनुत्तरित पत्रों का उल्लेख करने की आदत हो गई है। एडुआर्डो के साथ हमने एक बेटी पैदा करने का फैसला किया। यह आसान नहीं था। उनकी उम्र पहले से ही 40 से अधिक थी। डॉक्टर आशावादी नहीं थे, लेकिन ऐसा हुआ। वह मजबूत पैदा हुई थी, जोर जोर से रो रही थी, एक ऐसी जीवंतता के साथ जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। हमने उसका नाम मार्सेला रखा। कई वर्षों में पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे जीवन मुझे कुछ वापस दे रहा है। मैंने खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया, समय, देखभाल, प्यार। मैंने उसे स्नेह से, बिना कठोरता के, बिना किसी डर के पाला। उसने उसके लिए वही स्नैक्स बनाए जो उसने जूलियन के लिए बनाए थे। उन्होंने वही कहानियां सुनाई। बुरे सपने आने पर मैं उसके बगल में सो गया। एडुआर्डो का निधन तब हो गया जब मार्सेला सिर्फ 8 साल की थी। रविवार की सुबह अचानक दिल का दौरा पड़ा। पहले तो उसे समझ नहीं आया। फिर वह कई दिनों तक रोता रहा। उसने मुझे गले लगाया और कहा कि वह भी मुझे खोना नहीं चाहता। मैंने वादा किया कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं इस बार एक स्कूल में सफाई कर्मी के रूप में काम करने के लिए वापस गया। मार्सेला मेरे स्नेह से घिरी हुई बड़ी हुई। वह चतुर, उत्साही और दृढ़ व्यक्तित्व वाली थी। वह हर चीज में अलग दिखता था। मैंने उसकी ओर गर्व से देखा। कभी कभी जब वह मुस्कुराती थी तो जूलियन को याद न करना असंभव था। और फिर मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उनके रास्ते कभी मिलेंगे। न जाने मैं उसके लिए कौन था। कोई परिभाषित स्थान नहीं, कोई विशिष्ट नाम नहीं। मार्सेला को मेरी नौकरी पर शर्म आ रही थी और उसने बिना शब्दों के मुझसे यह बात कही। उन्होंने मुझसे यह कहकर शुरुआत की कि मैं स्कूल की बैठकों में अपनी वर्दी पहनकर न जाऊं। बाद में मैंने उसके दोस्तों से ज्यादा बात नहीं की। एक दिन उसने मुझसे उसे कोने पर छोड़ने के लिए कहा। दूसरे में उन्होंने मुझे सूचित किया कि उन्हें पसंद है कि मैं स्नातक समारोह में न जाऊं। मेरे साथ एक सहपाठी की मां भी होगी। मेरे सीने में दर्द हुआ, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने जिद नहीं की, मैं रोया नहीं। मैंने बिना आवाज किए इसे जाने देना सीख लिया। उसने सम्मान के साथ हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। उन्हें पूरी छात्रवृत्ति मिली और वे राजधानी में अध्ययन करने चले गए। हमने अपना सर्वश्रेष्ठ देकर आपका सूटकेस तैयार करने में मदद की। मैंने उसके कपड़े सिले, कुकीज का एक डिब्बा बनाया और एक पत्र लिखा जो आज तक मुझे नहीं पता कि वह पढ़ा गया या नहीं। जब वह बस में चढ़ी तो उसने मुझे एक मुस्कान दी। आखिरी मुस्कान जो मुझे याद थी वह वास्तव में उसकी थी। इसके बाद वह किसी और की हो गई। संपर्क दुर्लभ हो गए। आवाज दूर हो गई। वह छुट्टियों पर आया था, लेकिन अब वह अपने कमरे में नहीं सोता था। मैं दोस्तों के घर रुका। वह परफ्यूम और महंगे कपड़े लेकर पहुंचे। मैंने उन सामाजिक दायरों के बारे में बात की जो मुझसे छूट गए थे। एक दिन मुझे दूसरे उपनाम वाला एक कार्ड मिला जिसे मैं नहीं पहचानता था। यह उनकी शादी का निमंत्रण था। ठंडा, अवैयक्तिक, बिना किसी विशिष्ट तिथि के। एक निमंत्रण जिसमें मां के लिए कोई जगह नहीं। मैंने कॉल करने की कोशिश की। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने एक संदेश भेजा। कोई जवाब नहीं। मैं विश्वविद्यालय गया। वे जानना चाहते थे कि मैं कौन हूँ। उन्होंने कहा कि वह अब वहां नहीं पढ़ती। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ थी। वहां कोई नहीं था जिससे मैं पूछ सकूं। मैंने खुद को आश्वस्त किया कि शायद वह इस तरह से बेहतर था कि उसका नया जीवन मेरे लिए उपयुक्त नहीं था। मैंने पत्र लिखना शुरू कर दिया जैसे मैंने जूलियन को लिखा था। कोई जवाब भी नहीं आया। मैंने उन्हें कोठरी के पीछे एक गत्ते के डिब्बे में रख दिया। मैंने खुद से कहा कि कुछ बेटियां भूल जाती है, कुछ बंद हो जाते हैं, कुछ लोग अपनी कहानियों को नए सिरे से गढ़ते हैं। मैं उसी तरह जीने लगा जैसे शुरुआत में था, अकेले, मौन में। हमारा जीवन हमेशा मामूली था, लेकिन यह हमारा था। एक पुराने घर के पीछे एक छोटा, किराए का अपार्टमेंट। उखड़ती हुई दीवारें, ऊंची छत, टूटे शीशे वाली खिड़कियां। रसोई संकरी थी, चूल्हा खराब था, बाथरूम का नल हमेशा लीला रहता था। लेकिन यह एक घर था। मैंने इसे बुने हुए कंबलों, कांच के जार में सूखे फूलों, मेलों में पाए जाने वाले पुनर्स्थापित चित्रों से भर दिया।
मैं जो कुछ भी कर सकता था उससे मैंने इसे सुंदर बनाया। हमारे पास सुख सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन हमें भोजन या आश्रय की कभी कमी नहीं थी। मैंने उसे सुरक्षित महसूस कराया, तब भी जब वह डर से कांप रही थी। मैंने सूरज उगने से पहले काम किया। शहर के कार्यालयों की सफाई की गई। मैं वापस आऊंगा, जल्दी से कुछ तैयार करूंगा और फिर से घरों की सफाई के लिए निकल जाऊंगा। रात में मैं कपड़े ठीक करने के लिए मेज पर बैठती थी। मैंने बटन सिल दिए, पैंट की मरम्मत की, किराया बयाने के लिए जो कुछ भी मैं कर सकती थी वह किया। मैंने कभी शिकायत नहीं की। उसके प्रति प्यार ने ही मुझे कायम रखा। मार्सेला उधार की किताबों, विरासत में मिली वर्दी और तात्कालिक स्नैक्स के बीच बड़ी हुई। वह चौकस थी, बुद्धिमान थी, लेकिन वह मूक तुलना करती थी। मैंने अपने सहकर्मियों को नए बैकपैक, ब्रांडेड कपड़े, महंगे स्नीकर्स के साथ देखा और मैंने बौनें चढ़ा दीं। पहले तो मैंने प्यार से चीजें मांगीं। मैंने समझाया कि यह संभव नहीं है, शायद बाद में, कि मूल्य भीतर से आए। फिर उसने पूछना बंद कर दिया, चुप हो गया। दूरी एक आदत बन गई। वह उसके साथ बैठकों, स्कूल कार्यक्रमों में जाता था, जब तक कि उसने मुझसे अब और न जाने के लिए नहीं कहा। उसने कहा कि वह अकेली जा सकती है, कि वह पहले से ही बड़ी हो गई थी, कि अन्य माताएं भिन्न थीं। मुझे दुख हुआ, लेकिन मैंने इसे स्वीकार कर लिया। मैंने उसे दूर से, स्तंभों के पीछे से देखना शुरू कर दिया, बस उसे पुरस्कार प्राप्त करते या अपने सहकर्मियों के बीच मुस्कुराते हुए देखने के लिए। 14 साल की उम्र में वह स्कूल से रोते हुए घर आया। एक सहकर्मी ने उपेक्षापूर्वक कहा था कि उसकी मां सफाई कर्मी थी। मैंने नम्रता से बात की। उन्होंने कहा कि काम करना कभी भी शर्मिंदगी का कारण नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी है वह मेरे प्रयास से आया है। लेकिन वह नहीं मानी। उसने इसे नहीं बनाया। वहाँ कुछ टूट गया। शर्मिंदगी अब वह नहीं रही जिसे वह छिपाती थी, यह उसका हिस्सा बन गई। उसने अपनी आवाज का लहजा बदल लिया। यर बंद हो गया। साझा करना बंद कर दिया। वह बिना किसी चेतावनी के चला गया, देर से वापस आया, अलग कपड़े पहने, हर किसी की तरह बोला। मैंने अपनी बेटी को खोना शुरू कर दिया, बिना यह जाने कि उसे कैसे पकड़ूं। लेकिन वह गर्म रात्रिभोज के साथ इंतजार करता रहा, अपने कपड़े व्यवस्थित करता रहा, नैपकिन पर दिल वाले नोट छोड़ता रहा। जब उन्होंने स्कूल खत्म किया, तो उन्हें अपनी कक्षा में सबसे अच्छे ग्रेड में से एक मिला। सभी ने मुझे बधाई दी। मैंने समारोह के लिए एक साधारण पोशाक खरीदी, जूतों के लिए मैं कर्ज में डूब गया। लेकिन उसने मुझसे न जाने को कहा। उन्होंने कहा कि उनके पास पहले से ही कंपनी है। मैं वैसे भी गया। मैं आखिरी पंक्ति में बैठा। किसी ने मुझे नहीं देखा। मैंने धीरे से ताली बजाई। इससे पहले कि वह नोटिस कर पाती, मैं चला गया। जब वह छोटी थी तब मैंने कार्यक्रम को उसके द्वारा बनाए गए चित्रों के बगल में रखा। जब उसे विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया, तो मैंने असंभव कार्य पूरा कर दिखाया। मैंने अपनी माँ के कुछ गहने बेच दिए। मैंने अधिक घंटे काम किया। मैंने देर तक कपड़े धोए। मैंने अपनी सर्वोत्तम क्षमता से आपका सूटकेस तैयार किया। जब मैंने अलविदा कहा तो उसने मुझे झन से गले लगा लिया। उसने यह नहीं कहा कि वह मुझसे प्यार करता है, लेकिन उसने मेरी ओर स्नेहपूर्वक देखा। यह वह लुक था जिसे मैंने महीनों तक बरकरार रखा। सबसे पहले मैंने कभी कभार फोन किया, पर कम और कम। उनकी प्रतिक्रियाएं संक्षिप्त, स्वचालित हो गईं। उन्होंने मेरे भाषण को सुधारना शुरू कर दिया, मेरे द्वारा इस्तेमाल की गई कुछ अभिव्यक्ति पर धीरे धीरे हंसे। मैंने कम बात करना सीखा। मैंने बस पूछना शुरू कर दिया कि क्या मैं ठीक हूँ, क्या मुझे किसी चीज की जरूरत है। वह हमेशा ना करती थी। साल बीत गए। संदेश दूर दूर रखे गए थे। मुझे नहीं पता था कि मैं किसके साथ रहता हूँ, क्या मैं खुश हूँ, क्या मेरे पास कोई है। मैंने पूछना बंद कर दिया। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने खुद को आश्वस्त किया कि चुप्पी उसे उड़ने देने की कीमत थी। जब तक एक पड़ोसी ने मुझे एक पत्रिका नहीं दिखाई। यह एक सामाजिक नोट था। राजधानी में एक आलीशान शादी। मैंने इसे तुरंत पहचान लिया। मेरी बेटी सफेद कपड़े पहने, फूलों से घिरी हुई, एक जवान आदमी के बगल में, काले सूट में, दूल्हे की मुस्कान के साथ। मैंने पाठ पढ़ा और पुनः पढ़ा। उसका नाम सामने आया, लेकिन अब वह केवल अपने पति का उपनाम इस्तेमाल करती थी। उन्होंने कहा कि वकील मार्सेला विलाल्बा डी अल्वारेज ने अपनी मां की प्रारंभिक मृत्यु के बाद एक कठिन बचपन से उबर लिया था।
उस कहानी में मेरा अस्तित्व ही नहीं था। कोई उल्लेख नहीं था, कोई सुरीति नहीं थी। दुनिया के लिए मैं मर चुका था। और शायद यह सच था, वह माँ अब अस्तित्व में नहीं थी। जिसने उसे बड़ा किया, जिसने उसे खाना खिलाया, जिसने उसके सपनों को देखा और उसकी वर्दी सिल दी, अब मैं वह नहीं थी। मैंने पत्रिका को दराज में रख दिया। मैंने इसे नहीं फाड़ा, मैंने इसे फेंका नहीं। मैंने इसे एक प्लास्टिक बैग में लपेटा और पुराने तौलिए के नीचे छिपा दिया। मैं देखना नहीं चाहता था, लेकिन मैं जाने भी नहीं दे सकता था। यह एकमात्र प्रमाण था कि वह जीवित थी, कि वह ठीक थी, कि वह मुस्कुरा रही थी। मैंने खुद से कहा कि कम से कम उसे वह मिल गया जो वह चाहती थी। लेकिन इनमें से किसी भी वाक्य ने मेरे अंदर पनप रहे छेद को शांत नहीं किया। मैंने काम करना जारी रखा। कपड़े धोना, घर की सफाई करना, पैंट सिलना। मेरी पीठ जन्मी है, मेरे हाथ भी। लेकिन एक थका हुआ शरीर आत्मा को तुरंत झरने से रोकता है। रात में एक कप चाय के साथ वह घड़ी की ओर देखती और कल्पना करती, वह अपने पति के साथ रात का भोजन कर रही होगी, शायद एक बड़े घर में, चांदी के कटली के साथ, भारी पर्दे के साथ, लकड़ी के फर्नीचर के साथ जो दरार न करता हो। मैंने उनके हावभाव, उनकी दृढ़ आवाज, उनकी विनम्र हंसी देखी। और उसने यह भी कल्पना की कि उसने कितनी बार उस अयूट को दोहराया था कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। मैं अभी भी जीवित हूँ, उन्हीं सड़कों पर चल रहा हूँ, वही कपड़े पहन रहा हूँ, उन्हीं पड़ोसियों का अभिवादन कर रहा हूँ। मैं अब एक भूत था। एक असुविधाजनक रहस्य मिट जाना शर्म की बात है। मैंने फोन नहीं किया, मैंने नहीं लिखा, मैंने इस पर सवाल नहीं उठाया। मैं चुप रहा, मानो अंतिम गरिमा की रक्षा कर रहा हूँ। जब उन्होंने उसके बारे में पूछा तो मैंने उत्तर दिया कि क्या आवश्यक था, कि वह राजधानी में थी, कि वह पढ़ रही थी, कि उसकी शादी हो गई थी। मैंने उसे कभी नहीं बताया कि वह दुनिया को बता रही है कि मैं मर चुका हूँ। ये दर्द मेरा ही था। मैंने इसे छुपाना पसंद किया, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी वह उसकी माँ ही थी। और वह, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, दूर नहीं होता। समय के साथ शरीर ने इसे महसूस किया। मेरे पैर सूज गए, दृष्टि विफल रही, थकान दोगुनी हो गई। लेकिन मैं रुक नहीं सका। कहीं जाना नहीं था। किसी ने नहीं पूछा कि क्या मुझे किसी चीज की जरूरत है। मैं न्यूनतम के साथ रहता था। उसने हर सिक्के, चावल के हर पैकेट, हर रक्तचाप की गोली का हिसाब लगाया। शनिवार को मैं धीमे कदमों से बाजार गया। मैंने सबसे सस्ता चुना। मैं वापस आऊंगा और सिर्फ एक के लिए खाना बनाऊंगा। कई बार तो मुझे भूख भी नहीं लगती थी। मैंने बिना स्वाद के खाया। मैंने सोशल कॉलम पढ़ना बंद कर दिया। मुझे खूबसूरत शादियों की परवाह नहीं थी, उन महिलाओं की परवाह नहीं थी जो अपने अतीत को मिटाकर पुनर्जन्म लेती थीं। मैं उसे अपनी गोद में एक बच्चे के साथ नहीं देखना चाहता था, एक कहानी को शुरू से शुरू करने का नाटक कर रहा था, जैसे कि मैं कभी अस्तित्व में ही नहीं था। क्योंकि मैं जानता था कि यह सच नहीं है। यह मुझसे आया, मेरे प्रयास से, सस्ते साबुन से फर्श को रगड़ने से, टूटे हुए मेरे हाथों से, मेरे थके हुए घुटनों से, मेरे प्यार से, सबसे ऊपर प्यार से, जो कभी भी किसी भी चीज पर आधारित नहीं था। एक सुबह, जब मैं शहर के केंद्र से गुजर रहा था, मैंने उसी पैदल चलने वाली एक महिला को देखा। मैं रुक गया। एक पल के लिए मैंने कसम खा ली कि यह वही है। लेकिन कोई नहीं। यह उसके कदमों में एक और युवा, हल्का था। फिर भी मेरी आंखें उसका पीछा कर रही थी, एक ऐसी स्मृति से धोखा खा रही थी जो पहले से ही धुंधली होने लगी थी। तब मुझे एहसास हुआ, मुझे अब मार्सेला की आवाज स्पष्ट रूप से याद नहीं है। उसकी हंसी मुझसे ऐसे छूट गई, जैसे कोई सपना हो जो जागने पर टूट जाता है। जो कुछ बचा था वह पुरानी श्वेतश्याम तस्वीरें थीं, जहां वह एक फूलदार पोशाक में मुस्कुरा रही थी जिसे मैंने अपने हाथों से सिल दिया था। वह लड़की अब अस्तित्व में नहीं रही। पत्रिका में महिला अलग थी। घर पर मैंने दराज खोली और विवार पृष्ठ तक प्रकाशन को पलटा। मैं बहुत देर तक वहीं रुका रहा और उसके बगल में उसकी चमकती आंखों को देखता रहा। मैंने खुद से कहा कि यही मायने रखता है, आपकी खुशी। मैंने दोहराया, जैसे कि मैं खुद को आश्वस्त कर सकता हूँ कि शायद दर्द उसे विजयी देखने की कीमत थी। मैंने पत्रिका बंद कर दी और दोबारा नहीं खोली। और मैंने वादा किया, मैं दोबारा उसकी तलाश नहीं करूंगा। अगर वह कभी मुझसे मिलना चाहे तो उसे आने दो,
मैं खुद को अपमानित नहीं करूंगा। मैं प्यार की भीख नहीं मांगूंगा। वह पहले ही अपना सब कुछ दे चुका था, और भी बहुत कुछ। 2 साल बीत गए। समय ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, लेकिन इसने अधिक सहनीय चुप्पी ला दी। मैंने उस स्थान के साथ रहना सीखा जो मार्सेला ने छोड़ा था, जैसे कोई व्यक्ति दाग के साथ जीना सीख रहा हो। यह वहाँ है, यह दूर नहीं जाता है, लेकिन यह हर दिन दर्द देना बंद कर देता है। उनका कमरा वैसा ही रहा। तस्वीरें, अछूती, एक स्कूल यूनिफॉर्म में, दूसरी उस गुलदस्ते के साथ जो मैंने उसे उसके दूर के जन्मदिन पर दिया था। मैंने उन्हें आशा से बाहर नहीं रखा, बल्कि हमारे इतिहास के प्रति सम्मान से रखा। जब तक, एक सामान्य दोपहर में, दुकान की खिड़कियों और बैगों के बीच, मैंने उसे नहीं देखा। उसके साथ एक सुंदर आदमी भी था, वे दोनों एक दुकान के सामने थे। यह वह थी, मेरी बेटी। अलग अलग बाल, अधिक परिभाषित विशेषताएं, लेकिन जब वह अपना सिर झुकाता था तो वह इशारा करता था, जिस तरह से वह अपने हाथ हिलाता था। इसमें कोई संदेह नहीं था। मैं निश्चल पड़ा रहा। मेरा शरीर आगे बढ़ने या गायब होने के बीच झिझक रहा था। लेकिन इससे पहले कि तर्क काम करता, मैंने एक कदम उठाया। मैं उसकी ओर चल दिया। मैं उसे बुलाने ही वाला था कि वह मुड़ी, और उसने मुझे देखा। उसका चेहरा बंद दरवाजे की तरह बंद हो गया। तनावपूर्ण अभिव्यक्ति, सिकुड़े हुए होंठ। उसने मेरी ओर ऐसे देखा मानो मैं कोई अजनबी हूँ, मानो मैंने कभी उसके गरा में निवास ही नहीं किया हो। उसके बगल वाला आदमी मुझे उलझन में देख रहा था। फिर बोली। उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है। उन्होंने मुझसे जाने को कहा। उसने कहा कि वह मुझे नहीं जानता। उनकी आवाज तेज थी। इसने मुझे खामोश कर दिया। मैं कुचला हुआ पीछे हटने ही वाला था कि तभी वह आदमी आगे बढ़ गया। उसकी आंखों ने मेरी ओर देखा और आश्चर्य और कोमलता की सांस लेते हुए उसने मेरा नाम कहा। मेरा नाम। और उसने मुझे माँ कहा। वहां मेरा सब कुछ टूट गया। यह जूलियन था। उस लड़के को मैंने तब पाला जब मौत के बाद मालिक का घर खाली हो गया, जिसने मुझे विश्वास से, स्नेह से, सच्चाई से माँ कहा। मैं रोया। मैंने हाँ कहा कि यह मैं ही था, कि मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले कि कोई शब्द अपनी राय पकड़ पाता, मार्सेला का रंग पीला पड़ गया। उसकी आंखें घूम गई। वो बेहोश हो गई। लोग इकट्ठे हो गए। कोई मदद के लिए चिल्लाया। जूलियन ने झुककर उसे सहारा दिया। मैं स्थिर खड़ा रहा, जाने या न जाने के बीच, होने या न होने के बीच। मैं अब गायब नहीं हो सकता था, लेकिन मैंने उस क्षण पर आक्रमण करने का साहस भी नहीं किया। कुछ मिनट बाद मार्सेला को होश आया। वह पीली, कांप रही थी। जूलियन ने उसे पास की एक बेंच पर बैठाया। वह बोला नहीं, वह भी नहीं। लेकिन फिर वह मेरी ओर मुड़ा, बचपन की तरह ही मधुर, और मुझे फिर से माँ कहा। उन्होंने कहा कि वह वर्षों से मेरे बारे में सोच रहे थे, वह मुझे ढूंढना चाहते थे, उन्हें नहीं पता था कि कहाँ से शुरू करें। उसने मुझसे पूछा कि मैं क्यों चला गया। मैंने उत्तर दिया कि यह स्पष्टीकरण का समय नहीं है, एक दिन मैं सब कुछ बताऊंगा। उसने बस इतना कहा कि वह उसे देखकर खुश हुआ, उसे उस पर गर्व है। मार्सेला ने कुछ नहीं कहा, बस सीधे सामने देखा। मैं जानता था कि वह अपने रचेयूट के अंदर कांप रही थी, और फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने उसे नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। मैंने उनकी दुनिया को नष्ट नहीं किया। मैं वही खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैंने उसके जीवन के बारे में पूछा। जूलियन ने मुझे बताया कि वह एक व्यवसायी बन गया है, कि उसे अपने पिता की कंपनी विरासत में मिली है, और वह मुझे धन्यवाद देना चाहता है। उन्होंने कहा कि मैं उनकी असली माँ रही हूँ। उसने मुझे फिर गले लगा लिया, और यह भाव देखकर मार्सेला ने मेरी ओर देखा, अरीना से नहीं, बल्कि भय से। मैं समझा, मुझ में एक वाक्य से सब कुछ नष्ट करने की शक्ति थी, लेकिन मैं चुप रहा। मैंने जूलियन का चेहरा सहलाया। हमने हल्के से अलविदा कहा। उसने फोन मांगा। उसने मुझे कॉल करने का वादा किया, और मैं बिना पीछे देखे चल पड़ा। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मुझे वे 2 बच्चे मिल गए जो जीवन ने मुझे दिए, एक खून का, जिसने मुझे मिटा दिया, और दूसरा आत्मा का, जिसने मुझे माँ का नाम वापस दिया। मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं थी। इन क्षणों में कुछ गहरा स्वागत करने वाला था। कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं थी। हम 2 लोग थे जिन्होंने सबसे पवित्र प्यार साझा किया और अब जीवन के एक नए चरण में एक दूसरे को फिर से पाया। एक अवसर पर
वह मुझे अपने कार्यालय में ले गए और मेरा परिचय उस महिला के रूप में कराया जिसने बड़ी कठिनाई के समय में मेरा पालन पोषण किया। किसी ने और कोई प्रश्न नहीं पूछा। मैंने उनका अभिवादन करते हुए शर्म से मुस्कुराया। मैं उसके साथ साथ हॉल से नीचे चला गया। उसने मुझे अपनी डेस्क दिखाई, वे परियोजनाएं जिनमें वह शामिल था, शेल्फ पर फ्रेम की हुई तस्वीरें, जिनमें से एक अकेले मार्सेला की भी थी, जो अपने होठों से मुस्कुरा रही थी लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। मैं कुछ सेकंड के लिए स्थिर खड़ा उसे देखता रहा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपने कर्मचारियों के बारे में, उन कागजातों के बारे में बात करते रहे जिन पर उन्हें हस्ताक्षर करने थे, उन्हें हर दिन मिलने वाले ईमेल की संख्या के बारे में बात करना जारी रखा। मैंने यह नहीं पूछना पसंद किया कि उन दोनों की एक साथ तस्वीरें क्यों नहीं थीं। इससे मुझे कोई सरोकार नहीं था। मुझे एक बार फिर याद आया कि मेरी जगह बिल्कुल वही थी जहां उसे होना चाहिए था, और अधिक कुछ नहीं, कुछ कमी नहीं। कभी-कभी, रात में, मैं सवाल करता था कि क्या मैं सही काम कर रहा हूँ। हाँ, सच को दबाकर रखना ही बेहतर लगा, लेकिन मैं हमेशा एक ही नतीजे पर पहुंचा। मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं जूलियन को ऐसी स्थिति में नहीं रखना चाहता था जहां उसे चयन करना पड़े। मैं उस पर मार्सेला को किसी और नज़र से देखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहता था, नहीं, मैं चाहता था कि वह मुझे एक ऐसी महिला के रूप में देखे जो उससे कुछ चाहती थी। मैं वहां इसलिए था क्योंकि हम कौन थे, हमने क्या साझा किया था। मार्सेला के साथ कोई और संपर्क नहीं था, उसने फोन नहीं किया, उसने लिखा नहीं। मुझे पता था कि उसने मुझे देख लिया है। मैं जानता था कि जूलियन ने मुझे पहचान लिया है, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं किया। वह अपने झूठ, अपनी पसंद के दायरे में रहती थी। मुझे आश्चर्य होता था कि क्या वह हर रात शांति से सोती थी, क्या वह अपने पति को देख सकती थी, यह जानकर कि वह क्या छिपा रहा था। शायद हाँ। शायद स्थिरता के लिए, सत्ता के लिए, छवि के लिए प्यार अपराधबोध से अधिक मजबूत था। या शायद उसने झूठ के साथ जीना सीख लिया, जैसे मैंने उसकी अनुपस्थिति के साथ जीना सीख लिया। मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया, अपने पड़ोसियों को भी नहीं। उनके लिए वह अभी भी एक मूक महिला थी जो सिलाई और सफाई करती थी। कभी कभी वह रविवार को अच्छे से तैयार होकर बाहर जाती थी और खबरों से भरा गत्ते का डिब्बा लेकर वापस आती थी। उन्होंने कहा कि मेरा एक गुप्त बेटा था जिसने लॉटरी जीती थी। मैं बस मुस्कुरा दिया। उन्होंने न तो खंडन किया, न ही पुष्टि की, न ही उन्हें स्पष्टीकरण देने की जरूरत महसूस हुई। समय बीतता गया। जूलियन मुझे माँ कहकर बुलाता रहा और मैंने इस भाव को उपहार के रूप में स्वीकार कर लिया। एक ऐसा उपहार जिसकी मुझे आशा नहीं थी, लेकिन उस जीवन ने मुझे वापस दे दिया। मुझे पता था कि यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा, कि किसी बिंदु पर दूरी, काम, प्रतिबद्धताएं हमें फिर से अलग कर देंगी। लेकिन जब तक यह चलेगा, मैं इसका खुली बाहों से स्वागत करूंगा। मैं समझ गया कि इस जीवन में यह बच्चों के पूरी होने की आशा नहीं है। यह बिना किसी निश्चितता के, कृतज्ञता की, उपस्थिति की, न्याय की गारंटी के बिना प्यार करने के बारे में है। आप प्यार करते हैं क्योंकि आप प्यार करते हैं, आप अपना ख्याल रखते हैं क्योंकि आप जरूरत पड़ने पर छूते हैं और जाने देते हैं। मैंने अपनी बेटी को पहले ही छोड़ दिया था। अब मैंने बिना मांगे उस बेटे का साथ देने के लिए खुद को समर्पित कर दिया जो जीवन ने मुझे वापस दिया। जिस दिन मैंने यह निर्णय लिया, कोई बड़ा कारण नहीं था, कोई चीख या आंसू नहीं थे। यह किसी भी अन्य सुबह की तरह एक सामान्य सुबह थी। सूरज अपनी सामान्य गर्मी के साथ खिड़की से बाहर आया। केतली ने सीटी बजाई। मैं चाय का कप हाथ में लेकर बैठा था और तभी उसने मुझे मारा। मैं जानता था कि अब इस अध्याय को बंद करने का, बिना किसी उपद्रव के हर चीज को अलविदा कहने का, बिना किसी परेशानी के चले जाने का, बिना किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो मैं था उसकी छाया लिए चले जाने का समय आ गया है जो अब मुझे नहीं बुलाता। जूलियन के साथ संबंध एक मौन दिनचर्या में स्थिर हो गया। हमने सरस पर एक दूसरे को देखा। उसने मुझे बुलाया, चीजें भेजी, हमने अच्छा समय बिताया, लेकिन मेरे अंदर कुछ अलग होने लगा। नहीं यार। वह अभी भी मधुर, आभारी, गर्मजोशी भरा था, लेकिन मुझे पता था कि मैं बीच में नहीं आ सकता। मैं दो दुनियाओं के बीच नहीं रह सकता जो पूरी तरह से मेरी नहीं है। मैं उस व्यक्ति की माँ थी जिसने मुझे अस्वीकार कर दिया था। मैं उस व्यक्ति के लिए एक प्यारी माँ थी जिसने मुझे पहचाना, लेकिन यह नहीं पता था कि मैं वास्तव में कौन थी। मैं इस विभाजित पहचान के साथ नहीं रहना चाहता था। मैं इसे अब और नहीं ले जा सका।
मैं जूलियन से झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मैं उसकी दुनिया को नष्ट भी नहीं करना चाहता था। मैं उसे बताना नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी, जिस महिला के साथ उसने अपना जीवन साझा किया, वही बेटी थी जिसने मुझे अस्वीकार कर दिया था। मैं उस पर इसका बोझ नहीं डाल सकता था और न ही मैं ऐसा करना चाहता था। मैंने उसे खुश, पूर्ण, शांति से देखा। मैंने खुद से कहा कि उस शांति को बदलना मेरे ऊपर निर्भर नहीं है। कभी कभी सबसे उदार चीज जो आप कर सकते हैं वह है बस चले जाना। मैंने घर बेच दिया। यह कानूनी तौर पर मेरा नहीं था, लेकिन यह इतने सालों से था कि यह मेरा हिस्सा बन गया था। वहाँ कुछ चीजें थीं, एक बिस्तर, एक मेज, कुछ कुर्सियाँ, कुछ तस्वीरें, कई पत्र बक्सों में रखे हुए थे। मैं जो बेच सकता था बेच दिया, बाकी दे दिया। मैंने एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी को फोन किया और एक छोटा ट्रक किराए पर लिया। मैंने अपने गृहंगर के लिए एक टिकट बुक किया, एक भूला हुआ देहाती शहर जहां हवा अलग तरह से बढ़ती है और लोग अभी भी पार करते समय नमस्ते कहते हैं। मैं वहां जन्मा था। वहां वह किसी की मां नहीं थी। वहां वह न तो पूर्व नानी थी और न ही कोई भूत। वहां सैन पेमेंटे एलविरा था। आखिरी दिन, जाने से पहले, मैंने जूलियन के मेलबॉक्स में एक हस्तलिखित नोट छोड़ा। मेरे पास कोई वापसी पता या हस्ताक्षर नहीं था, लेकिन उसे पता होगा कि यह मेरा था। मैंने उन्हें हर चीज के लिए धन्यवाद दिया। मैंने कहा कि मैंने इसे अपने दिल में रखा है, कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है, मुझे बस शांति से शुरुआत करने की जरूरत है। मैंने उनसे कहा कि वह मेरी तलाश न करें, समझने की कोशिश न करें, अच्छी यादें बनाए रखें, जिन्हें कभी कभी लोगों को छोड़ना पड़ता है ताकि वे जो पसंद करते हैं उसे नष्ट न करें। जब मैं चला गया तो मैं रोया नहीं। मैं बस की खिड़की पर बैठ गया और आखिरी बार उस सड़क पर नजर डाली जहां मैं इतने लंबे समय तक रहा था। मैंने अपनी बेटी के बारे में सोचा जब वह छोटी थी, स्कूल जाने के लिए उसके जल्दी जल्दी कदम उठाना, क्रिसमस पर गुड़िया मिलने पर उसकी हंसी। मैंने जूलियन के बारे में सोचा, जब उसे बुखार था तो उसकी आंखें, कंबल ओढ़कर सोने की उसकी आदत जो अब फिट नहीं होती थी। मैंने चुपचाप उन दोनों को अलविदा कहा। वे मेरी तलाश नहीं करेंगे। वे मेरा पीछा नहीं करेंगे। हर किसी की अपनी जिंदगी थी और मैं आखिरकार अपनी जिंदगी पालूंगा। शहर में पहुंचना समय में पीछे जाने जैसा था। धूल भरी सड़कें, हवा से मुड़े हुए पैर, नीची छतें, बिना बार वाले चौराहे। हर चीज धीमी, छोटी लग रही थी। कोई भी मुझे नहीं जानता था, किसी को मुझसे कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने एक बुजुर्ग महिला के घर में एक कमरा किराए पर लिया जो अकेली रहती थी। मैंने छू के बदले में उसके लिए खाना बनाया। मैंने बगीचे में फूल लगाए। मैंने एक पुराना रेडियो खरीदा और दोपहर में टैंगो सुना। सादगी से जीने के लिए मैंने नैपकिन पर कढ़ाई करना और स्कार्फ बुनना शुरू कर दिया, जिन्हें मैं रविवार के बाजार में बेचती थी। मुझे न तो कोई कॉल आया और न ही मैंने कोई कॉल किया। मैंने जूलियन के साथ इस्तेमाल किया गया फोन बंद कर दिया। मैंने उसका नंबर एक कागज के टुकड़े पर रखा जिसे मैंने एक पुरानी किताब में छिपा दिया था। मैं इसे मिटाना नहीं चाहता था, बस इसे आराम करने देना चाहता था। कभी कभी दिन के अंत में मैं बरामदे पर बैठ जाता और आकाश को गायब होते देखता। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या जूलियन ने पत्र पाया था। क्या यह समझ में आया? मुझे यह भी आश्चर्य हुआ कि क्या मार्सेला को मुझे फिर से खोने पर अब भी राहत महसूस हो रही है। मैं जानना चाहता था कि क्या दोनों अपने अलग अलग रास्ते पर खुश हैं। मैं उस तरह से खुश नहीं था जैसा लोग आमतौर पर कल्पना करते हैं। मैं हर समय नहीं हंसता था, मेरे पास कोई कंपनी नहीं थी, मैं बाहर नाचने नहीं जाता था, लेकिन मैं शांति में था। उस पर कुछ भी बकाया नहीं था, उसने कुछ भी नहीं छिपाया, उसने दूसरों से सच्चाई छुपाने का बोझ नहीं उठाया। वह आज़ाद था, शायद अदृश्य, लेकिन आज़ाद। नए शहर के दिन एक जैसे ही थे। हर सुबह सूरज उतनी ही गर्मी के साथ उगता था। पक्षी शांति से गा रहे थे और रेडियो पर वही पुराने गाने बज रहे थे, जिन्हें मैंने ऐसे सुनना सीखा जैसे कि वे नए हों। खामोशी ने मुझ पर बोझ नहीं डाला। वह मेरे साथ उस कंबल की तरह था जो बिना दम घुटने के गर्म हो जाता है। कोई नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ। किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मैं कहाँ से आया हूँ। किसी को भी मेरी कहानी की परवाह नहीं थी, और इससे मुझे ठेस पहुंचने के बजाय राहत मिली। यह ऐसा था जैसे लंबे समय में पहली बार मैं बिना छुपे या किसी चीज का इंतजार किए सांस ले सका। वह एक पुराने घर के पीछे एक साधारण छोटे कमरे में रहता था, जिसकी दीवारें नम थी और पुरानी लकड़ी की गंध आती थी। डोना क्लारा, जिसने मुझे कमरा किराए पर दिया था,
मेरी तरह एक विधवा थी, हालांकि वह अकेलेपन की अधिक आदी थी। हमने बगीचे के काम साझा किए, कभी कभी हमने एक साथ खाना बनाया, कभी कभी हम दोनों ने खुद को अपनी अपनी दुनिया में बंद कर लिया। हमने एक दूसरे की चुप्पी का सम्मान किया। उसने मुझसे कभी मेरे परिवार के बारे में नहीं पूछा, मैंने कभी उसके बारे में नहीं पूछा। कभी कभी हम केतली की सीटी सुनते हुए बुनाई करते थे। छोटी छोटी खुशियों और दुखों के साथ जिंदगी चलती रही, लेकिन बिना किसी बड़ी उथल पुथल के। बस धीरे धीरे दिन बीतते गए, शांति की ओर धीमे कदम बढ़ते गए।